चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आपको जैसा कि मैंने बोला है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे और आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए जैसा कि आपने पहले वीडियोस में किया है। तो अब आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स बताता हूँ। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब्स। अब आप देखोगे कि बच्चे जनरली मन में डाउट लेते हैं कि सर वर्ब टॉपिक को सॉल्व करने में ना बड़े कन्फ्यूजन्स आते हैं, हमें पता नहीं लगता कि वर्ब की कंडीशन क्या है, वर्ब की क्लास में हम कौन सी वर्ब यूज़ करें या फिर कौन से सेंटेंस में कैसी वर्ब आनी चाहिए, उसका रूल क्या है, वो सारी बातें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बेसिक चीज़ है, एक एक करके समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बात फाइनाइट वर्ब्स की और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, आप अपनी स्पीड, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नीचे से सेटिंग्स में जाके उसमें लिखा है फाइनाइट वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज फाइनाइट वर्ब, जैसे ही इज प्लेइंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि सर आपने बोला फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसमें लिमिटेड होते हैं नंबर या पर्सन, जिसको हमें पहले से फिक्स है। जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर ही इज प्लेइंग, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ये नहीं बताया कि क्या प्लेइंग, कैसे प्लेइंग, है ना। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दर्शाया नहीं है, आपने सिर्फ बोला है वो खेल रहा है। अब आता है क्वेश्चन कि अगर सर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आता है कि राधा इज रीडिंग। मैं आप सबसे भी पूछता हूँ, जैसे कि बच्चों से हमेशा पूछता हूँ क्लास में, अगर सेंटेंस है राधा इज रीडिंग, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, करेक्ट है, जवाब दो। तो अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ये सेंटेंस कंप्लीट है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कुछ बोलेंगे सेंटेंस करेक्ट है, कुछ बोलेंगे इनकरेक्ट है। जैसे तो ये सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस में कोई करेक्शन की नीड नहीं है, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट की जब बात होती है तो यही बात आती है। आप राधा इज रीडिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अ बुक, जो कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अभी नहीं है। तो इसी तरीके से दे आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग लिखा है यहाँ पे सेंटेंस है। अच्छा सर, फिर नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट में नंबर या पर्सन जो है वो नहीं पता लगते। जैसे आई लाइक वॉचिंग क्या, टीवी, शी वॉन्ट्स टू गो वेयर, अब्रॉड। आगे आप बता रहे हो कि क्या चीज़ किस चीज़ के सेंस में। बेसिक चीज़ यहाँ से शुरू हो गई फाइनाइट नॉन फाइनाइट की। अब आते हैं नॉन फाइनाइट में क्या होता है। वर्ब्स देयर आर नॉट दैट आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज इनफाइनाइट। मतलब पर्सन और नंबर से लिमिट नहीं लगाते उसमें कि आई लाइक वॉचिंग टीवी, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक, इसलिए नॉन फाइनाइट हो गई। या फिर आप ये कह सकते थे कि जिसके बाद सर ऑब्जेक्ट गिवन है, आसान भाषा में अगर आपको समझना है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट। अब आता है कि नॉन फाइनाइट के अंदर तीन टाइप्स आते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। Infinitive verb, it is denoted by 2 plus V1 act as a noun or a verb, and infinitive is also called noun verb. अब मैं आपको इसकी समझाता हूँ मीनिंग। अब जब हम यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके जो तीनों स्ट्रक्चर हैं उनको समझेंगे। तीन स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें? इनफाइनाइट वर्ब है, जिरंड है और पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल में जो सब वो है कि किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग की जाए, मतलब कैसे बनाया जाए, है ना, लॉजिकली। तो अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इनफाइनाइट को हम क्या कहते हैं। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों पढ़ते हैं 2 plus V की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस कंडीशन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट को 2 plus V1 को सेंटेंस में आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसको आप ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट। अब मैं दोबारा समझाता हूँ आपको ये चीज़, जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। हम चाहते हैं कि क्लैरिटी रहेगी बच्चों को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना क्या है फिर सेंस नहीं बनती, है ना। क्वेश्चन बनाते समय, आंसर करते समय फिर डाउट रह जाता है मन में। सर आपने बोला 2 plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो। एक आप बोल रहे हो इसको सब्जेक्ट के जैसे यूज़ कर सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है सर, ये तो नाउन होता है ना। आप जो बोल रहे हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट,
सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही चीज़ होगी जो कि नाउन होगी। सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा या नाउन प्रोनाउन। कभी एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को या वर्ब को या किसी और चीज़ को भी देख लो, कंजंक्शन को, इनको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप केवल नाउन या प्रोनाउन को बना सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो आप बात कर रहे हो 2+V1 की, तो वो तो नाउन हुआ फिर। बिल्कुल सही जवाब। पर हम वर्ब रहे हैं पर ये होता नाउन है। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही समझी बच्चों। यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए टू अर इज ह्यूमन लिखा हुआ है। टू अर यहाँ पर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो ये वर्ड होता है एरर, एरर की, एरर नाउन है ना, एरर नाउन है। इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो है अर। तो टू अर इज ह्यूमन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गलती करना ह्यूमन की एक, मतलब कहते आदत कह लो, आदत नहीं है तो कह लो कि उसकी पहचान है। जैसे कोई इंसान दुनिया में क्या फ्लॉलेस हो सकता है, तो तुम्हारा जवाब आएगा सर फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। और सर इंसान में तो गलती होती ही होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो यहाँ पर वही सेंस निकल रही है कि टू अर इज ह्यूमन में टू अर वर्ब हो गई जो कि सब्जेक्ट के जैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सर किसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, आगे देखो, आपने वर्ब लिखी है आई वॉन्ट, और आपने क्या लिखा है टू स्टडी। टू स्टडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू स्टडी, टू स्टडी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब 2+V1 को हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वाह जी वाह। सर आगे बताओ, आई वॉन्ट टू स्टडी, आगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। तो सर फिर ये क्या है? स्टडी, स्टडी क्या है? स्टडी को कॉम्प्लीमेंट बना लो, पूरक। अच्छा, तो इसका मतलब 2+V1 कई तरीके से यूज हो सकता है, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट्री भी। वेरी नाइस। तो ये हमें समझ आ गया इन्फिनेटिव। अब जिरेंड सर क्या होता है? जिरेंड बताना। इट इज डिनोटेड बाय V1 + ING। जो बच्चों हम लोग V4 ने ING फॉर्म ऑफ वर्ब को जब सेंटेंस में ना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा यानी कि उसको नाउन के जैसे यूज किया जाएगा, तब उसको कहा जाएगा जिरेंड। दोबारा से, gerund is denoted by verb की first form plus ing. It acts as a noun and a verb, hence gerund is also called verb noun. verb noun अब पहचानने का तरीका अच्छा है कि इसको हम नाउन के जैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, इसको verb noun कहते हैं। सिंपल है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई लर्न ड्राइविंग, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे मान लो तुमने कहना है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या कंडीशन बनी? कंडीशन बनी कि जो तैरना है वो यहाँ पर वर्ब नहीं है। अब जैसे मुझे याद है कि बच्चे जनरली आते हैं और ये कहते हैं कि सर आई एम स्विमिंग, शी इज स्विमिंग। सर ये तो देखो, शी इज स्विमिंग जब आप बोलोगे तो उसका मतलब है कि वो तैर रही है। ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा है। ही इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग, इसमें वो डांस कर रही है, वो गाना गा रहा है। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है। पर इसी सेंटेंस को अगर आप बोलो कि डांसिंग इज हिज या हर हॉबी, डांसिंग इज हिज या हर हॉबी, हिज हर ऑप्शन में इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे तुम लिखना है हिज के लिए, हर के लिए, दोनों के लिए लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। सिंगिंग इज हिज पैशन, गाना उसका पैशन है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सिंगिंग गा नहीं रहा है, गाना गाना। ठीक है, गाना गाना उसका पैशन है। आपको यहां पर पता लग जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से आप ये बोल रहे हो कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहां पर ING वर्ब है और इसको नाउन के जैसे आपने सब्जेक्ट बना के यूज किया है, इसलिए इसका आंसर जिरेंड है। यहां पर ये जिरेंड का काम कर रही है। अच्छा सर, इसमें आई लर्न ड्राइविंग, लर्न वर्ब है बच्चों, तो जब ड्राइविंग ING लर्न वर्ब के बाद आया तो ये ड्राइविंग ऑब्जेक्ट जिरेंड है। जिरेंड सब्जेक्ट, जिरेंड ऑब्जेक्ट। ठीक। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। नाउ जब लिखा है आपने आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो आपने जेरेंड वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री का काम ही करेगा। ये भी सेंटेंस ट्रू है।
आप इसमें बात कर लेते हैं। विद द फॉलोइंग वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेजेस आईएनजी इज यूज आफ्टर टू। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ ऐसी वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं जिनके बाद टू लगा होता है फिर भी आईएनजी का यूज करते हैं। अब बच्चे जनरली पूछते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है कि टू लगा हुआ है फिर भी आईएनजी का यूज हो रहा है। तो उसका रूल है वर्ब प्लस यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, in addition to, devoted to, looking forward to या look forward to, object to, owing to, given to, taken to या prone to, इन सब के साथ आपको ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखो, अगर मान लो बच्चों आपसे कोई कहे he used to क्रिकेट, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में आप बोलोगे सर यूज्ड टू लिखा है प्ले, आपने आईएनजी तो लगाया ही नहीं, है ना। इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो आईएनजी नहीं लगा हुआ है और आपकी कंडीशन बन रही है कि वो क्रिकेट खेलता था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। पर मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको लग नहीं रहा ये पास्ट की हैबिट है? इस सेंटेंस में आप क्या बात कर रहे हो? पास्ट की हैबिट शो कर रहे हो, ठीक है। तो जब सेंटेंस में आप पास्ट की हैबिट शो कर रहे हो तो वहां पर यूज टू को ये वाली कंडीशन मत मानना। जो ये सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस इससे अलग है ना। अब दूसरी कंडीशन कि सर चेंज कैसे करें इसको? तुमको बोलना है वो पास्ट में क्रिकेट खेलता था, तुमको बोलना है ही इज यूज्ड टू। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बोलते हैं एक सेंटेंस की सर ही यूज्ड टू लिख दिया है आपने, तो इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि वो अभी आदी है। क्या आदी है? क्या मतलब? क्या अभी उसको ये आदत है क्रिकेट खेलने की? जैसे पहले वो क्रिकेट खेलता था, अब आपने बोल दिया कि अभी वो क्रिकेट खेलता है, ये सेंस हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, ही इज यूज टू में वो खेलने का आदी है, ये उसकी आदत है, प्लेइंग की आदत है। ही इज यूज टू वॉट? प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर नाउन होता है और जो बच्चे डाउट करते हैं उनको बताया जाता है इसको इंग्लिश में जिरन कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। कोई डाउट तो नहीं आता आईएनजी कैसे आया? अब कोई भी उठा लो एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूं यहां पर। जैसे मान लो बच्चों आपको लिखना है ही हैज ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट, with a view to, he has joined the institute with a view to, view of name, मान लेते हैं बच्चों ये सेंटेंस लिखा है कि ही हैज ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट विद अ व्यू टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है इस व्यू से कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक तो है, ही हैज जॉइंड द इंस्टीट्यूट विद अ व्यू टू हेल्प स्टूडेंट्स। उसका व्यू है हेल्पिंग, नॉट हेल्प। टू हेल्प है नहीं ना वहां पर, वो तो टू इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे कॉमन सेंटेंस ही इज अडिक्टेड टू स्मोक, क्या ये पॉसिबल है? आप सबका जवाब आएगा नो। अब ज्यादा, अब जितने बच्चे जो कंफ्यूजन में थे अभी तक वो सब यहां पर कहेंगे कि सर इसका आंसर है नो, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होता, क्योंकि इसका तो मतलब हो जाएगा वो धुआं का आदी है, धुएं का, स्मोक का आदी है, जबकि सेंस होना चाहिए ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग।
स्मोक करने का आदी हो सकता है, धुएं का नहीं, है ना। कोई बंदा स्मोक करने का आदी हो सकता है, स्मोक का नहीं। स्मोक तो हो गई वो जो धुआं निकलता है उससे, स्मोकिंग करने से जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं स्मोकिंग, स्मोक, है ना। समझ में आएगा अब यहाँ से कि ठीक है हम क्यों यहाँ पर स्मोकिंग लगाएंगे, स्मोक नहीं लगाएंगे। तो जितने भी वर्ब्स हैं इनमें आप कंफ्यूजन मत रखना कि आईएनजी क्यों आता है। जो मैं पढ़ा रहा था वो सारे सेंटेंस ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, लिखा है ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग आ गया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग आ गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट, मतलब इस चीज़ को कहते नहीं कि मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू हेयर। ठीक है, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग। अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ही वॉज यूज टू ड्राइविंग, तो इसका मतलब है कि वो ड्राइविंग करने का आदी था ऑन द राइट व्हेन ही वॉज लंदन, जब वो लंदन में था तब। ठीक है, in other words, after all the prepositions including to, if a verb comes, the verb has to be ing in form, verb plus v1 ing form। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, he is given to drinking, he is prone to making the same mistake again and again। ठीक, he is prone to making, आदि हो गया, prone to, है ना, सतर्क नहीं है, आदि हो गया। पार्टिसिपल, अ वर्ड एक्ट्स एज अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव कॉल्ड अ पार्टिसिपल। अब आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज का पता लगेगा यहाँ पर कि कोई ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करे उसको पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल में याद रखना प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है, परफेक्ट भी आता है। सबसे पहले हेयरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, तो इसमें क्या है, हेयरिंग द नॉइज, सुनते ही। सुनते ही का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि नॉइज आई, हम सुनते ही बाहर आ गए रेस्टोरेंट के, है ना। हेयरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, ऐसा सोचते हुए थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड। ठीक है, डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन और एन इनकम्प्लीट एक्शन। ऊपर वाले सेंटेंसेस में आपने देखा आईएनजी क्या डिनोट कर रहा है, एक ऐसा एक्शन जो चल रहा है या फिर इनकम्प्लीट एक्शन है। सोचते हुए एक्शन चल रहा है, सोचते हुए कि सब कुछ ठीक है, वो बेड पर चला गया। सुनते ही मतलब आवाज़, हेयरिंग द नॉइज, सुनते हुए आवाज़ आ रही थी, उसने जैसे ही सुना सुनते ही रश्ड आउट द हेयरिंग द नॉइज, द मोमेंट वी हर्ड, ऐसे कहते हैं ना, वो वाला सेंटेंस। पार्टिसिपल में क्या आता है सर पास्ट में, जैसे ड्रिवन बाय द पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ड्रिवन यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप एक्शन एडजेक्टिव दोनों जैसे कर सकते हो, कर सकते हो। डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च, ड्रिवन बाय द प्रॉपर्टी ही कमिटेड सुसाइड, मतलब वो प्रॉपर्टी आवेश में आकर उसने सुसाइड कर ली, वही उसका प्रॉपर्टी है या कोई और ले लेगा, उसे मिली नहीं है, जो भी है पता नहीं। डिसीव बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने उसको चीट किया, इसकी वजह से वो लर्च में चला गया। ही वॉज लेफ्ट इन लर्च, मतलब वो पूरी तरह से हताश हो गया कि क्या अब क्या। इन द अबव सेंटेंस V3 shows completed action or the state of the thing that is being spoken of, third form is called past participle। ठीक है, इस तरह से होता है। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट पार्टिसिपल, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हैविंग डन इट विद, दे गॉट डाउन टू वर्क। हैविंग डन विद इट मतलब जब वो कर चुके उस चीज़ को, तो दे गॉट डाउन टू वर्क, वो काम पर लग गए। हैविंग रेस्टेड, रेस्ट कर लेने पर, जैसे कर चुके हैं रेस्ट आप, हो चुका है काम, तो कहते हैं हैविंग रेस्टेड, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर ली। रेस्ट कर लेने पर मतलब जब रेस्ट कर चुके तब, हैविंग रेस्टेड, दे स्टार्टेड द जर्नी अगेन। शो एन एक्शन बीइंग कंप्लीटेड इन द पास्ट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड फॉर सर्व पर्पस। द अबव सेड क्या शो करते हैं, एक्शन बीइंग कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में हो चुके थे और उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना होता है। हैविंग डन इट विद, कहते हैं ना हैविंग डन विद इट, हैविंग रेस्टेड। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई राइट ऐसे, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, आई राइट क्या, ऐसे, चिल्ड्रन फ्लाई क्या, काइट्स। ठीक, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बर्ड्स उड़ती हैं, कहाँ पर, कुछ लिखा नहीं है। शी स्लेप्ट, कहाँ पर,
पता नहीं। तो ये सेंटेंस है पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब के कैसे काम करेगा। पॉजिटिव वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी भी है। हैव, गेट, मेक आर पॉजिटिव वर्ब्स। हैव, मेक, गेट, इनको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट डज द वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। ही हेल्प्स द पुअर, ही गॉट कॉट। जैसे एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव वर्ब को यूज करोगे बच्चों, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अगर आप इस वाली वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज करोगे तो हमेशा याद रखना इसके साथ वर्ब 2+V1 नहीं आएगा, ओनली V1 यूज होगा। 2+V1 नहीं आएगा, ओनली V1 यूज होगा। पर इसका इस्तेमाल अगर आप पैसिव में करने लग गए, पैसिव में, तो इसके साथ हमेशा 2+V1 आएगा। ये बात नोट कर लो और याद भी रखना बच्चों, इसमें कोई डाउट मत रखना। अब आता है ही हेल्प्स द पुअर, ही गॉट द कॉट। ही गॉट कॉट, वो पकड़ा गया और उसने लोगों की मदद करी। द एनवायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू आउट इग्नोरेंस। पॉल्यूशन होता है ड्यू टू, जो वजह है आउट इग्नोरेंस। अच्छा, मेड, मेक अकॉर्डिंग टू टेंस हिम V1 द होल वर्क ऑब्जेक्ट। गेट अकॉर्डिंग टू टेंस हिम ऑब्जेक्ट अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। हैव अकॉर्डिंग टू टेंस ऑब्जेक्ट ओपन थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस के लिए लिखा, ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख लिया। मेड, मेक अकॉर्डिंग टू टेंस हिम सब्जेक्ट 1, डू वर्ब 1 द होल वर्क ऑब्जेक्ट, उसको आपने ही मेड हिम डू द होल वर्क। सेंटेंस क्या बना, आई कह लो, आई मेड हिम डू द होल वर्क। तो जैसे आप पढ़ोगे सेंटेंस, आई मेड हिम डू द होल वर्क। अब आप बोलोगे सर इसमें एक्टिव वॉइस है, तो आपने कहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज करी, पॉजिटिव वर्ब यूज करी। अच्छा है सर, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। मेड हिम के बाद आपने क्या लिखा, डू लिखा। अच्छा, आपने यहाँ पर और 2+V1 नहीं लिखा, ये क्या ना सर, हाँ यही बात है। आई मेड हिम डू द वर्क, द होल वर्क जो भी है। वी गॉट हिम अरेस्टेड, कभी भी ये लिखोगे वी गॉट हिम टू अरेस्ट, ही गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। हैव द बॉक्स ओपनड, हैव द बॉक्स ओपनड का मतलब क्या हुआ, बॉक्स को खुलवाओ। गेट समवन टू ओपन द बॉक्स, इसका पैसिव वॉइस होता है। डिफरेंस बिटवीन मेक, हैव एंड गेट। Subject 1 is optional in sentence that have positive verbs. Get, have. If subject 1 is present, it comes by S1 after the use of get, have. But S1 is mandatory when make is used as a causative verb. The main verb comes in third form when get, have is used as a causative verb. The main verb comes first form and when the make is used as a causative verb. ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ डिफरेंस। होता है मेक और हैव और गेट, ये जो तीन सेंटेंस हैं, ये तीन सेंटेंस आपके सामने इसी का उदाहरण है। इसको आप अच्छे से समझ लो, मैंने जैसे बताया भी आपको, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे ये है कुछ वर्ब्स बच्चों जो आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। द वर्ब यूज इन द पैटर्न आर गिवन बिलो। गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश। इन सारी वर्ब्स का इस्तेमाल करते समय आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी है। ये कैसी वर्ब्स हैं, ये कुछ जैसे बेयर इन्फिनेटिव लगाना है आपको, तो गेट लगा लिया, गेट हिम स्टार्टेड। ठीक है। अब मेक लगाना है तो पॉजिटिव वर्ब है, आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है कब, पर आप कीप ING लगाना है, टू लगाना है। अब इसमें देखो जैसे लाइक, लव, प्रिफर, बिगिन, इनके साथ आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू। लाइक्स, ही लाइक्स टू प्ले। ही के साथ लाइक्स आ गया और टू प्ले आ गया। अब क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब ये कि ये जो जितनी भी वर्ब लिखी हैं बच्चों, इनका इस्तेमाल आपको इन्फिनेटिव वर्ब्स के साथ करना है, इन्फिनेटिव के साथ करना है आपको, जरंड के साथ नहीं करना है, ये चीज़ भूलना मत। ठीक है। अब जैसे द वर्ब इज यूज्ड इन दिस पैटर्न आर गिवन बिलो, ये वाली जितनी वर्ब है इनको आप नोट कर लो, इनके साथ आईएनजी यूज किया जाएगा। आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग, आई वॉन्ट हिम डूइंग। कोई डाउट तो नहीं? बिगिन, स्टार्ट, लव, एंटिसिपेट। अब इनके साथ क्या लिखोगे? इनके साथ भी आईएनजी का यूज किया जाएगा। ठीक है। सी, हेयर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। ठीक है। ये हुई अपनी सेंसेस की वर्ब, सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन। ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया यहां तक। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू वर्ब। अब जैसे यहां पर आपने पार्टिसिपल पढ़ा बच्चों, तो पार्टिसिपल के साथ आपका एक डाउट आया होगा कि इसमें लिखा है बीइंग इल आई कुड नॉट कम, तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे यूज होगा देखो। कह रहा है बीमार होते हुए मैं नहीं आ पाया, तो आपने बीइंग को स्टार्टिंग में यूज कर लेना है। बीइंग प्लस सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट अगर सेम नहीं है, इफ नॉट सेम अनदर सब्जेक्ट विल बी यूज्ड। कहां पे? बिफोर, बिफोर बीइंग। इसके पहले अगर मान लो अगर सेंटेंस आ जाए, ये देखो, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। आप ध्यान से देखना बच्चों, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए और आपको लगे कि क्या फ्रेमिंग है और क्या इस, है ना। जैसे अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आए क्या रेनी डे हो सकता है? क्या ये दोनों सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं? आप सब लोग सोच के बताओ, क्या ये सब्जेक्ट सेम हो सकता है? मतलब आए रेनी डे हो सकता है? तो आप आंसर दोगे नो। सर रेनी डे आए कैसे हो सकता है? आए सब्जेक्ट अलग है, रेनी डे अलग है, तो आपको रेनी डे के पहले एक सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, रेनी डे के अकॉर्डिंग इट, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन। माई पेन वॉक कर रहा था क्या? नहीं। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन, क्या सेंस बनेगी? अब वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, जो बंदा जो चल रहा है वो गिरा है, जो गिरा है वो चल रहा है, ये क्या सेम है? नहीं सर, अलग अलग है, चल कोई और रहा है, गिरा कोई और है, तो आपको अलग से वाइल आई वॉज वॉकिंग अराउंड अलॉन्ग द रोड, ये बोलना पड़ेगा सेंटेंस, सही सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। लास्ट सेंटेंस में if the subject is not mentioned before being in the first part of the sentence, subject one of the second part becomes the common subject of both the parts, but the meaning of the sentence comes out to be correct. अब ये कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है जो मैंने आपको पीछे सेंटेंस में समझाया है, उसको आप दोबारा से सुन सकते हो कि सर जो पहला सेंटेंस था बीइंग इल आई कुड नॉट कम, वो सही कैसे हो गया? उस सेंटेंस में जो आई है वही इल हो सकता है? आप बोलो कि जो आई है सेकेंड सेंटेंस का, मतलब बीइंग इल आई कुड नॉट कम वाले में आई क्या इल हो सकता है? जैसे मैं पूछ रहा हूं तो बच्चे सोचेंगे सर आई इल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये दोनों, ये वही बंदा है जो इल हुआ है? क्या ये वही बंदा है जो इल हुआ है? तो आप बोलोगे हाँ सर, हाँ सर ये तो वही बंदा है, इल हुआ है, आए सेम है। तो अगर ये सेम बंदा है तो इसका सेंटेंस सही है, पर नीचे वाले सेंटेंस में आए वो बंदा नहीं है, वो नहीं है जो रेनी डे है। सर रेनी डे अलग चीज़ है, आए अलग चीज़ है, आए पर्सन है, रेनी डे अलग चीज़ है। इसी वजह से उसका आंसर आएगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। उसका आंसर आएगा, रीजन है, यही रीजन है।
ठीक, वॉकिंग along the road, my pal fell down। तो यही तीनों एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हमने करे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप पढ़ोगे द गर्ल्स वॉज इंटेंशनली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। द गर्ल्स वॉज इंटेंटली, इंटेंटली वर्ड का मतलब है विद इंटेंशन, इंटेंशनली भी कह सकते थे, मतलब जानबूझकर। द गर्ल्स वॉज इंटेंशनली एज अ मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। उसने अपने प्रैक्टिस उसको लिखा, मेकअप करा, तो वो देख रहे थे उसको। हर वर्ब इज यू, हियर वर्ब इज यूज एज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, और एंड थर्ड फॉर्म शुड बी यूज, प्रैक्टिस वर्ब शुड बी यूज, प्रैक्टिस इज अ नाउन। स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये बच्चे यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कैसे यूज होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में। जब वर्ब को बच्चों, जब वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो तो ऐसे ही लिखा जाता है, स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। But if the action is shown in the continuous form, ing form of verb is used. Rising price, developing country, developing economy, steaming cup of tea, है ना। steamed cup of tea नहीं होता, इसीलिए कहते हैं हमेशा steaming cup of tea होता है। If the verb is used as a noun, ing form, 2 plus VM form is used. Smoking is prohibited here. Swimming is a good exercise. To err is human. इसको subject form में कर दिया, object form में कर दिया। ऊपर वाले को object form में है, smoking is object, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो रहे हैं, स्मोकिंग को आपने सब्जेक्ट बना रखा है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आता है ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ड्रॉप हिमसेल्फ। यहाँ पर क्या आएगा, जो कोई ऐसी वर्ब होगी बच्चों, जैसे कीप है, स्टॉप है, टर्न है, बेद है, क्वालिफाई है, या फिर मूव, रेस्ट, कीप, स्टॉप, रेस्ट, मूव, टर्न, बेद, क्वालिफाई, है ना। और क्या है, हाइड। इनके साथ आप नो सेल्फ, कोई सेल्फ वाला वर्ड मत लगाना, ठीक है। इनके साथ सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट मान लिया जाएगा। अब देखो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं बच्चों, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, प्रेफर, हियर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, या फिर वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, है ना। फिर वर्ब ऑफ, जैसे परसेप्शन में तो आपका ये आ गया, जैसे कि आप जो फील करते हो, जैसे टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, हियर करते हो, तो ये सब आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन में आ गई। और थिंकिंग में बच्चों क्या आती है, जैसे नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, है ना। और पोजेशन में क्या आता है, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग में क्या क्या आ जाता है, माइंड की, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, अग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। वर्ब्स इन जनरल में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, बिकम, होप, रिफ्यूज, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमने जितनी भी वर्ब्स की बात करी, ये सारी कंडीशंस तब तक ट्रू हैं, तब तक इम्प्लीमेंट होती हैं जब तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो अब क्या करेंगे, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड जो हम सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, तो जैसे आपने देखा कि अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स करे, और कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने अब क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है, आपको जैसा कि पता है। तो हम वर्ब से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और हमें अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, बेसिकली क्या तरीका होगा, हम आगे कैसे फ्यूचर में उस कुछ चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखो तो लिखा है यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। तो ये कह रहा है यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम, तो साथ में कहना पड़ेगा टू दोज। आपकी जो सेंटेंस की कंडीशन बनेगी बच्चों, इसका आंसर बनेगा टू दोज, ठीक है। स्टीम, टू दोज, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, he is very drunk so he cannot tell you even his name।
अब आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ उसके नीचे कमेंट में जा कर के लिखना है, क्योंकि हमको तभी पता लगेगा कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। ये बात आप मत भूलना, वरना आपको हमेशा डाउट रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? चलो, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। So he cannot tell you even his name नहीं आएगा, as he cannot tell his name. The problems that our country has and will face are the outcome of the selfishness of our society, of our so-called saviors. इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, the problems that our country has faced and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. ठीक है, हैज़ फेस्ड एंड विल फेस हो जाएगा इसका आंसर। दोनों वर्ब कंप्लीट मानी जाएंगी तभी उसको सही माना जाएगा, वरना वो गलत सेंटेंस हो जाता है, आपको जैसा कि पता है। Students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. Never before the students of India have so much been, तो इसका आंसर आएगा never before, never have never before have the students of India so much been frustrated as today when the problems of employment are dominant. इसमें आंसर आएगा never before have the students of India been so much. have कहाँ पे आ जाएगा? स्टूडेंट्स के पहले। क्यों? क्योंकि नेवर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया बीन सो मच फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, क्लियर है? अगला है, इट इज अ स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट thought of postponing all your programs till tomorrow morning. It midnight you must think of postponing. यहाँ पे thought की जगह पे आ जाएगा think of postponing all your programs till tomorrow morning. ठीक है, क्योंकि thought यहाँ पे past tense हो जा रहा है ना, तो हमें लिखना है think, present indefinite first form. Do you doubted about the success of this boy who is used to working hard in all circumstances? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डू यू डाउटेड अबाउट या डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय। तो आंसर आएगा डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज टू वर्किंग हार्ड। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू if intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. We would also like to help you if you intend executing, intent के बाद to execute की जगह आएगा if you intend executing such lofty plans for the, क्यों? क्योंकि इंटेंट के बाद ing फॉर्म यूज करनी है, ना कि इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, अब देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर 7-8 आ गए। ठीक है, ये देखो बच्चों, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। तो थॉरली वर्ड के बाद आपको यहाँ पर लिखना है थॉरली अपसेटिंग मिस्टर गुप्ता। ठीक है, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेटिंग मिस्टर गुप्ता। Rajan abided by all the rules which were explained to him before the program. Rajan abided by all the rules which were explained to him before the program. तो इसमें सेंटेंस में गलती कहाँ पे? राजन अबाइडेड होता ही है। ठीक है, राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स which were explained to him before the program. तो इसका आंसर आएगा नो एरर, कोई गलती नहीं है। We were still talking about what we should do when we heard the children shouting, है ना? तो we were still talking about what we should do when we hear the children shouting. We were still talking about what we should do when we hear the children shouting. या hear के साथ ऐसे लिख सकते हो, we heard the children to shout. Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much. अब जैसे सेंटेंस है,
Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. तो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो चल रहा है सेंटेंस कि being very often frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. कैसे? देखो, he being very often ill and frequently absent, he had no plan or opportunity to finish his work. क्योंकि आपको सब्जेक्ट इसमें लगाना पड़ेगा. अब ये फिर से आगे वही वाला, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ये हमने करा हुआ है. इसका आंसर आएगा इट बीइंग अ रेनी डे. ये तो रेनी डे था और उसके पहले सब्जेक्ट लगाओगे तो इट आ जाएगा, सेंस कंप्लीट हो जाएगी. इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन देखो क्या है. स्कूल्स ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन की जगह आ जाएगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. ऑब्टेन की जगह यहाँ पर आईएनजी फॉर्म बनेगी ना, तो आ जाएगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. यूजफुल रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक करियर्स. आउट victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. अब they did not came लिखा है तो did not के साथ क्या आता है, come. फर्स्ट फॉर्म आती है did not के साथ, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी. अब आप देख रहे होगे कैसे कैसे हम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और कंडीशन भी ट्रू होती जा रही है अपनी. अब मैं आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ. The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. अब इस सेंटेंस में आप नोटिस करोगे दिखा है the PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government लिखा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, had done by the previous government. उसका रीजन है बच्चों, ये सेंटेंस सिंपल पास में लिखा है और आप इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास की जगह पास परफेक्ट का प्रयोग करेंगे. I hope the country's condition may go from bad to worse unless 3 steps are taken to suppress terrorism. आप देखो इस सेंटेंस की खासियत. I hope country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. यहाँ पर आप taken के बाद to suppress को चेंज नहीं कर सकते, but I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. ये सही सेंटेंस है बच्चों, इसका आंसर आप नो एरर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप 18 वाला ट्राई करो. Taking tea, he went to the office and disposed of a lot of work. Disposed of a lot of work. तो इसमें क्या सेंटेंस बनेगा, सोच के बताओ. Taking tea, he went to the office and disposed. तो डिस्पोज के साथ याद रखना, ये जो वर्ब है डिस्पोज, इसके साथ हमेशा ऑफ वर्ब आती है डबल एफ वाली, ठीक है. तो मैं आपको आंसर्स बताते इसीलिए चल रहा हूँ कि आप उसको रिलेट भी कर लो और अपने आंसर्स मैच भी कर लो, आपके सही है कि गलत है. ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. इसका मतलब हुआ कि केवल एक डिस्प्यूट है जो सेटल हुआ है, बाकी सब कुछ छोड़ दिए गए हैं पार्टीज पे सेटल होने के लिए. तो यहाँ पर आप कहाँ पे चेंज कर सकते थे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे कि केवल एक डिस्प्यूट ही सेटल हुआ है. ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. बोथ द पार्टीज सेटलिंग, टू सेटल की जगह आ जाएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. तो ये मैं आपको शीट यहाँ पे जो करा रहा हूँ, इसकी आप होमवर्क शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस की. जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं आपको मैं हूँ प्रैक्टिस के लिए, वर्ब प्रैक्टिस के लिए. तो जो ये वर्ब शीट आपने आज यहाँ पर टॉपिक किया है, इस टॉपिक की वर्ब शीट मैं अपलोड करा देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में. नीचे जाओगे कॉमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. आप इसकी प्रैक्टिस करो, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए ही हैं सारे. मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप प्रैक्टिस भी करो, कॉन्सेप्ट भी सीखो, बट मिस मत करो, ठीक है. जिस तरीके से आपने वर्ब की कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चन की मतलब क्लास देखी, उसके बाद आपने क्वेश्चंस की क्लास देखी, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है. और इसी तरह से मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना.